हर बिल्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसका कि नाम है कॉलम। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इसे बताते हैं एज अ कंप्रेशन मेंबर ऑफ द बिल्डिंग। कॉलम की जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बहुत ही प्रॉपर केयर और बहुत ही प्रिकॉशन लेके करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक हाई राइज बिल्डिंग है, एक रेजिडेंशियल टावर है, अगर उसके किसी भी एक कॉलम में अगर क्रैक आ जाता है सफिशिएंट 4 to 5 mm का या 10 mm का क्रैक आ जाता है, सो बिल्डिंग वहीं से वहीं झुक जाएगी वो। सो इसीलिए इसीलिए अपना जब भी कॉलम का कास्टिंग होता है या फिर उसकी जब भी स्टील बाइंडिंग होती है, तो हम लोग को कौन-कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि ध्यान देनी चाहिए, आज मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली चेकलिस्ट के बारे में कि चेकलिस्ट क्या होता है अपने कॉलम का। सो चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक गुज़ारिश है मेरी आप सबसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट हैं यूज़फुल सिविल इंजीनियर्स के लिए, साइट इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट है। तो प्लीज़ जाके उन्हें भी देख लो। ओके? चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो चेक करनी होती है हमें वो होता है कि कॉलम के बाज़ में जॉगल प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। जहाँ पे भी ओवरलैपिंग अपनी हो रही है स्टील बार्स की, वहाँ पे जॉगल प्रोवाइड होना चाहिए। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि इन्होंने जॉगल प्रोवाइड नहीं किया है, किसी भी सरिये में जॉगल प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अपने स्टील स्लिपिंग होने का चांस बन रहा है। जॉगल अगर प्रोवाइड किया जाता है ना कॉलम में, तो उससे क्या होता है कि अपना जो स्टील जो ओवरलैप जो वहाँ पे होता है, ओवरलैपिंग जो करती है स्टील, तो वहाँ पे स्लिपिंग का चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? सो जॉगल प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को चेक करना होता है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, जबकि हम लोग हुक लगा रहे होते हैं इसका यानी स्टिरअप्स स्टिरअप्स जब लगा रहे होते हैं तो उसका जो हुक रहता है, उसका हुक हमेशा 90 डिग्री पे बेंड नहीं होना चाहिए बल्कि 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए उसका। 135 डिग्री पे बेंड होता है तो वो स्टील को प्रॉपर्ली क्लोज करके मतलब पकड़ के रखता है। अगर 90 डिग्री का बेंड है तो अर्थक्वेक के टाइम पे या फिर स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्स के टाइम पे वो खुल जाने का चांस होता है, ठीक है? सो हुक हमेशा 135 डिग्री पे होना चाहिए, ये आईएस कोड बताता है, ठीक है? और हुक की जो प्लेसिंग हुई भी होनी चाहिए, जो अपनी जो वन अबव द अदर रहेगी, वो हुक का मतलब प्लेसिंग डिफरेंट रहना चाहिए। अगर एक हुक कॉलम के एक कोने पे है, तो दूसरा हुक कॉलम के दूसरे कोने पे होना चाहिए और तीसरा हुक कॉलम के तीसरे कोने पे होना चाहिए। इस तरीके से करके अपना स्टिरअप्स का प्लेसिंग करते हैं, ठीक है? इस चीज़ को चेक करना होता है प्रॉपर्ली और अगर हुक 90 डिग्री पे है, तो उसको 135 डिग्री पे ज़रूर से करवाना होता है, ठीक है? फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि बीच की स्पेसिंग चेक करनी होती है कि जो 200 एमएम की स्पेसिंग थी या फिर 150 एमएम की स्पेसिंग थी, वो उतनी स्पेसिंग प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। वो स्पेसिंग प्रॉपर्ली चेक करना होता है, वर्टिकल बार्स के लिए भी और अपना स्टिरअप्स के लिए भी। अपना तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अक्सर और बेशतर लोग मिस कर देते हैं रूरल एरियाज़ में, वो ये होता है कि लोग कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करते हैं। कवर ब्लॉक कितना? तो 40 एमएम का 40 एमएम का कवर ब्लॉक पड़ता है अपने कॉलम में और 25 एमएम का कवर ब्लॉक पड़ता है अपने बीम में। देखो कवर ब्लॉक का ऐसा इम्पोर्टेंस होता है ना कि अगर 40 एमएम का नहीं तो कम से कम तो 25 एमएम का तो मिनिमम मिनिमम आईएस कोड प्रेस्क्राइब करता है किसी भी स्ट्रक्चर में पड़ना चाहिए। 25 एमएम का तो कवर ब्लॉक देना ही देना रहता है, ओके। अगर 25 एमएम का कवर ब्लॉक भी मिल जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम तो 40 एमएम आ जाए अपना, ठीक है। और अगर देखो कवर ब्लॉक अगर नहीं प्रोवाइड करते हो, अगर 10 एमएम हो जाता है, 15 एमएम 20 एमएम आ जाता है कवर ब्लॉक, उस केस में ना कंक्रीट का सरफेस वेयर एंड टियर के बाद क्या होगा कि वो स्टील जो उसमें यूज़ किया गया था वो एक्सपोज़ हो जाएगा और एक्सपोज़ होने के बाद वो रस्ट खाकर कोरोड हो जाएगा और कोरोड होने के बाद धीरे-धीरे वो पूरा का पूरा आगे-पीछे जितना भी स्टील होगा सब के सब में कोरोज़न कर लेगा और कोरोज़न का नतीजा तो आप सभी जानते हो कि अपना अपने स्टील में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगा। जब स्ट्रेंथ नहीं बचेगा तो फिर कोई बेसिस ही नहीं बचेगा कि बिल्डिंग जिस पे कि स्टैंड कर सके, ठीक है? सो कवर ब्लॉक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि वो बिल्डिंग को कोलैप्स होने से इवेंचुअली बचाता है, ठीक है? फ्यूचर में कोलैप्स होने से उसको बचा लेता है। अपनी चौथी चीज़ जो कि आपको चेक करनी होती है, वो होती है ओवरलैपिंग का पोर्शन। देखो स्टील बार्स ना कभी भी एक पोर्शन की कटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि जो नीचे से जो स्टील बार्स आ रहा है, वो एक पोर्शन पे सारा का सारा कटा हुआ है, राइट? इससे क्या होता है ना कि कंप्लीट वीक ज़ोन क्रिएट हो जाता है। इसका वे आउट क्या रहता है कि आप जैसे अगर 6 सरिया अगर यूज़ हो रहा है कॉलम में, तो 6 में 3 सरिया क्या एक पोर्शन पे कटेगा, ठीक है? जैसा कि सामने देख रहे हो ये 3 पोर्शन 3 सरिया सिर्फ़ आके यहाँ पे कटना चाहिए था। और 3 सरिया
1 मीटर और ऊपर जाता, उसके बाद वहाँ पे उसकी कटिंग रहती, ठीक है? मतलब मिला-जुला के 1.5 मीटर पे उसकी कटिंग रहती, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या होता कि 3 सरिया की जो नीचे कटिंग रहती, वहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग पड़ता और कुछ 1.5 मीटर ऊपर ओवरलैपिंग पड़ता, ठीक है? अब इससे क्या होता है ना कि सारा का सारा ओवरलैपिंग ज़ोन यानी अपना वीक ज़ोन एक जगह पे नहीं आता, ठीक है? और वीक ज़ोन एक जगह पे नहीं आता तो कॉलम में ना वो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ अचीव होता और डिज़ायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेलने की ताकत उसके अंदर आती है। ओके, सो अभी क्या है कि एक ही जगह पे सारा का सारा स्टील कट कर दिया गया है, इसकी वजह से वहाँ पे एक वीक ज़ोन क्रिएट हो गया और कॉलम में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जितनी कि जो मैंने तरीका बताया उससे स्ट्रेंथ आएगा। ओके, पांचवी और आखिरी चीज, कास्टिंग करने से पहले जो आप शटरिंग प्लेट लगाओगे, ठीक है? उसमें आपका अच्छे से शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए अंदर साइड में, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका शटरिंग प्लेट जो है वो चिपकता नहीं है कॉलम के साथ, ठीक है? यानी कास्टेड पोर्शन के साथ वो चिपकता नहीं है, ठीक है? और उखाड़ने में उसको आसानी होती है। और अगर मान लो शटरिंग ऑयल नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि जब आप शटरिंग को रिमूव करोगे कास्टिंग के बाद तो वो बहुत ही दिक्कत करेगा रिमूव होने में। एक तो वो दिक्कत आएगी, फिर दूसरी दिक्कत ये होती है कि उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा-सा खराब हो जाता है अपना, उसका अपीयरेंस थोड़ा-सा खराब हो जाता है। इसीलिए शटरिंग ऑयल ज़रूर से यूज़ करना है, ओके? सो ये थी दोस्तों 5 ऐसी चीज़ें जिसको कि बहुत इम्पोर्टेंटली चेक करना पड़ता है साइट पे। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है और भी चीज़ होती है इम्पोर्टेंट इसमें, लेकिन उनमें से भी मेरे हिसाब से ये 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताया है और ये 5 चीज़ें हमेशा चेक करनी होती है। मतलब क्लाइंट इसके बिना तो कभी कास्टिंग करने ही नहीं देता है, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप लोग को। सो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। देखो बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है मेरे इस चैनल पे स्लैब के बारे में, बीबीएस के बारे में, बीम के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, सब चीज़ पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अर्थ एक्सकैवेशन के बारे में, वाटरप्रूफिंग के बारे में, पेंट के बारे में, पुट्टी के बारे में, ब्रिक मेसनरी पे, प्लास्टर पे, पैरापेट वॉल, स्टेयर्स, हर चीज़ पे मेरी वीडियोज़ आने वाली है। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा लेना और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।